जय हिंद। आज मैं फिर से साइंस का क्वेश्चन लाया हूं इस वीडियो में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पूछ रहा है कि मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों को क्या कहा जाता है। तो तनाव मापी कहा जाता है। मृदा में जल तनाव को मापने वाले यंत्र को तनाव मापी कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और प्रकाश मापी जो है प्रकाश की तीव्रता को मापता है। और उच्च तापी जो है उच्च तीव्रता को मापता है। तो याद रखना। तो राइट ऑप्शन पहला का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मृदा में जल तनाव को मापने वाले यंत्र को तनाव मापी कहा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि केल्विन मापने की इकाई है। तो केल्विन मापने की इकाई जो है याद रखना, केल्विन मापने की इकाई तापमान है। तापमान को मापा जाता है केल्विन में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर पूछ रहा है कि बल का ईसाई मात्रक होता है। तो बल का ईसाई मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और बल का सीजीएस मात्रक अगर पूछेगा, बल का सीजीएस मात्रक तो डाइन होता है। डाइन याद रखना, डाइन। और 1 न्यूटन बराबर, याद रखना, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। ये भी बात याद रखना, डाइन होता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा की परिचालक है। तो याद रखना, शीशा जो है ऊष्मा की सबसे खराब चालक माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 5 नंबर कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में 17.2 मीटर होना चाहिए। कितना? 17.2 मीटर। तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 17.2 मीटर। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि एक श्यामपट रंग में काला क्यों दिखाई देता है। तो एक श्यामपट का रंग काला क्यों दिखाई देता है। तो वह सारे रंग को अवशोषित करता है, इसीलिए वह श्यामपट का रंग जो काले में दिखाई देता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा 6 का। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 7 नंबर क्वेश्चन है कि वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को पता पता है उसे क्या कहा जाता है। तो वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को पता है उसे कहा जाता है, याद रखना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पथमापी कहा जाता है। पथमापी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पथमापी। और गाड़ी की दूरी ओडोमीटर से मापा जाता है, ये भी याद रखना, ओडोमीटर से। और गाड़ी की चाल स्पीडोमीटर से, और दूरी ओडोमीटर से। तो राइट ऑप्शन 7 का बी करेक्ट होगा यहाँ पे। और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वां नंबर पूछ रहा है कि दाब का ईसाई मात्रक को क्या कहते हैं। तो दाब का ईसाई मात्रक पास्कल होता है। ऑप्शन 8 का सी करेक्ट होगा, दाब का ईसाई मात्रक पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, यहाँ पर पूछ रहा है कि घर्षण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो घर्षण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को नियमित परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन ए 9 का करेक्ट होगा। उसके बाद है से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिरोध की मापनी इकाई है। तो प्रतिरोध को हम लोग ओप में मापते हैं। और यहीं पे पूछ देता प्रतिरोधकता की मापन इकाई है प्रतिरोधकता का। तो याद रखना, प्रतिरोधकता का मापन इकाई जो है ओम मीटर होता है, याद रखना, ओम मीटर प्रतिरोधकता का ईसाई मात्रक है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 11 नंबर कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है कौन सी है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। और लंबाई मापने की सबसे बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष है। तो 11 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और 1 पारसेक बराबर, याद रखना, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। ऑप्शन डी, 11 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि ओजन की सांद्रता नापने वाली इकाई है। तो ओजन की सांद्रता नापने वाली इकाई डॉप्सन में मापा जाता है ओजन की सांद्रता को। 12 का ऑप्शन एक करेक्ट होगा, डॉप्सन। 12 का ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 13 नंबर कि क्यूरी किसकी इकाई नाम है। तो क्यूरी किसकी इकाई नाम है। तो रेडियो एक्टिव धारिम्यता की या रेडियो एक्टिविटी की क्यूरी इकाई है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा।
13 का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है 14 नंबर की मापन की ब्रिटिश प्रणाली कौन सी है। तो मापन की ब्रिटिश प्रणाली FPS है, फुट पाउंड सेकेंड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फुट पाउंड सेकेंड। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पूछ रहा है 15 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है। तो याद रखना दाब का इसका मात्रक पास्कल होता है। 15 का ऑप्शन एक करेक्ट होगा, दाब का इसका मात्रक पास्कल। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर पूछ रहा है कि जब लिफ्ट की ओर त्वरित गति करे, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति करे तो लिफ्ट में बैठा मनुष्य का भार प्रतीत होता है, तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। और जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित गति करे तो लिफ्ट में बैठे मनुष्य का भार प्रतीत होता है, घटा हुआ प्रतीत होता है। तो राइट ऑप्शन एक करेक्ट होगा। अगर ऊपर की ओर लिफ्ट जाएगा तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा मनुष्य, अगर नीचे आएगा तो घटा हुआ प्रतीत होगा। और जब एक समान वेग से ऊपर की ओर ऊपर से आ रहा है नीचे, और तो उसका भार जो है समान रहेगा, ये भी बात याद रखना। उसके बाद 17 नंबर पूछ रहा है कि कंबल को झड़कने पर धूल धूल और मिट्टी के नीचे गिरना गति के कौन से नियम की पालन करता है। तो कंबल है ये मान लीजिए, और इसको कंबल को हम डंडा से पीट रहे हैं या झाड़ रहे हैं, और इसके में धूलकण जो है नीचे गिर रहा है, इसके धूलकण क्या है नीचे गिर रहा है। तो न्यूटन गति के कौन से नियम के कारण। तो न्यूटन गति के प्रथम नियम के कारण गिरते हैं। ऑप्शन एक करेक्ट होगा, न्यूटन गति के प्रथम नियम के जड़त्वीय गति के कारण। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा 18 नंबर पूछ रहा है कि बंदूक से गोली निकालने के पश्चात कंधे की पीछे की ओर जाना गति के किस नियम को पुष्टि करता है। तो बंदूक से गोली निकालने के पश्चात कंधे को पीछे की ओर जाना न्यूटन गति के तृतीय नियम का कार्य करता है। क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 18 का। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है 19 नंबर कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन कि भूमध्य रेखा से गर्म हवाओं का ऊपर उठना ऊष्मा संचरण की किस विधि से संबंधित है। तो भूमध्य रेखा से गर्म हवाओं को ऊपर उठना ऊष्मा संचरण की किस विधि से संबंधित है। तो याद रखना संवहन विधि से। किस विधि का। संवहन विधि से भूमध्य रेखा से गर्म हवाओं को ऊपर ऊपर उठना ऊष्मा संचरण की संवहन विधि है। और नेक्स्ट है फिर देखिएगा 21 नंबर पूछ रहा है कि वह निकाय जिसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान हो लेकिन द्रव का नहीं, क्या कहलाता है। तो बंद निकाय कहलाता है। बंद निकाय में केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, द्रव का नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 22 नंबर देखिएगा पूछ रहा है कि मानव शरीर का फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होता है। तो याद रखना मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 310 डिग्री केल्विन होता है। 310 डिग्री केल्विन, यहाँ पर 310 डिग्री केल्विन होता है। 137 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा 23 नंबर पूछ रहा है कि ऊष्मा स्थानांतरण की दर किस विधि में अधिकतम होगी। तो ऊष्मा की स्थानांतरण की दर किस विधि से अधिकतम होगी। तो विकिरण में सबसे अधिकतम होती है। ऑप्शन 23 का सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फिर 24 नंबर की बंद कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है। तो याद रखना बंद कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बंद कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है संवहन विधि से होता है। ऑप्शन संवहन विधि करेक्ट होगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा 25 नंबर पूछ रहा है कि सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर एक समान पाठ्यांक को दर्शाएंगे। तो सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर एक समान पाठ्यांक को दर्शाएंगे -40 डिग्री सेल्सियस पर। कितना -40 डिग्री सेल्सियस पर। 25 का ऑप्शन एक करेक्ट होगा। उसके बाद है से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 26 नंबर कि सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन और तारों में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो याद रखना नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पर हीलियम का संलयन हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हीलियम का संलयन के द्वारा। और यह सबसे पहले बैथ हैंस ने बताया था। कौन। बैंथ बैंथ बैंथ
यहाँ पे लिख देता हूँ। बैंथ हैंस ने बताया था कि जो सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, कौन बताया था? बैंथ हैंस ने, जब सूर्य का तापमान 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है तब बताए थे। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है 27 नंबर कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने पर बदलिए तो 298 केल्विन हो जाएगा। आप लोग बदल के देख लीजिए, 298 केल्विन होगा। उसके बाद पूछ रहा 28 नंबर, यहाँ पे देखिएगा कि किसी ऊष्मागतिकी प्रक्रम में इस प्रकार के परिवर्तन को आपतन नियत रहे तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो किसी ऊष्मागतिकी प्रक्रम में इस प्रकार के परिवर्तन हो कि आपतन नियत रहे तो इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो समय आयतनिक परिवर्तन कहा जाता है। क्या? समय आयतनिक परिवर्तन। जब उस ऊष्मागतिकी प्रक्रम में परिवर्तन हो और आपतन नियत रहे तो उस प्रक्रम को समय आयतनिक प्रक्रम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा 28 का। 29 नंबर पूछ रहा है कि एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है? तो एक कंपन में लगा समय को आवर्तकाल कहा जाता है। आवर्तकाल कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आवर्तकाल। उसके बाद पूछ रहा है 30 नंबर की रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है 31 नंबर क्वेश्चन कि श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है 32 नंबर कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट राजस्थान के पोखरण में किया था। कब? तो 18 मई 1974 को किया था। कब? 18 मई 1974 को किया था। उसके बाद यहाँ से देखिएगा पूछ रहा है 33 नंबर की भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया? तो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में किया था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। 34 का ऑप्शन एक करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है 35 नंबर कि भारत में निर्मित पहला बहुदेशीय उपग्रह कौन सा था? तो भारत में निर्मित पहला बहुदेशीय उपग्रह का नाम था इनसैट 2A। इनसैट 2A ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है 35 नंबर कि रडार, रडार का अर्थ क्या है? तो रडार का अर्थ होता है रेडियो डिक्टेशन एंड रेंजिंग। रेडियो डिक्टेशन एंड रेंजिंग रडार का अर्थ होता है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका पूरा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का शॉर्ट फॉर्म बार्क होता है, जिसकी स्थापना 1954 में हुआ था। कब? 1954 में। तो 35 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1954 में बार्क का स्थापना हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो गंगोत्री के पास गोमुख में स्थित है। तो राइट ऑप्शन गोवा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद पूछ रहा है 37 नंबर कि मलेरिया कीटाणु की खोज किसने की? तो रोलांड रॉस ने मलेरिया कीटाणु की खोज की थी। मलेरिया कीटाणु की खोज किसने की थी? तो रोलांड रॉस ने की थी। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। और 38 नंबर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा पूछ रहा है कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, किसने किया था डीएनए की खोज। तो जय हिंद। आज का वीडियो में इतना ही, और वीडियो को शेयर कीजिएगा हो सकता है जितना।